Hello and welcome to the channel Java Study. My name is Priyanshu Dubey, रिव्यू ऑफिसर 2021 के लिए शुरुआत मतलब शाम को हम लोग पढ़ेंगे अपर पीसीएस 2021 के लिए मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट करेंगे और रिव्यू ऑफिसर के लिए हम लोग इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। एक छोटे छोटे मतलब छोटा सब्जेक्ट पहले खत्म कर लेते हैं, जैसे रिव्यू ऑफिसर में पहले पॉलिटी खत्म कर देते हैं, फिर उसके बाद हिस्ट्री खत्म करेंगे। शाम के टाइम में हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे यूपीपीसीएस अपर 2021 के लिए, मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट करेंगे इवनिंग में। तो वहाँ पे थोड़ा थॉरली पढ़ेंगे और जब रिव्यू ऑफिसर को पढ़ रहे होंगे तो हम थोड़ा ब्रीफ मतलब थोड़ा थोड़ा जितना हमको लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है उतने उतने बारे में जानकारी लेंगे। ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, ज़्यादा डीप में पढ़ना नहीं है उसको, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही। इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करने से पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको प्रेजुडिस पूर्वाग्रह में नहीं रहना है कि नहीं पहले हमको संविधान सभा पढ़ेंगे तभी हम संविधान समझ पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ से जो शुरुआत की जाएगी वहीं से आप अपने दिमाग को इस तरीके से रखिए कि हाँ यहीं से स्टार्ट होने वाला है, यहीं से हमें पढ़ना है, ठीक। क्योंकि संविधान सभा से अगर शुरुआत कर दी जाएगी तो मैं हर बार कह रहा होता हूँ कि संविधान सभा से शुरू करने में आप उस सब्जेक्ट के प्रति रुचि पैदा नहीं कर पाएंगे ना, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट नहीं आएगा तो दिक्कत रहे हो जाएगी कि आप भागने लगेंगे कि यार यार इतना बोरिंग सा हो रहा है या इतना टफ सा लग रहा है। क्योंकि संविधान सभा में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पहली बार में एकदम से रियलाइज नहीं कर पाओगे आप उस चीज को, लेकिन हाँ जब आप एक बार कई चैप्टरों से गुजर चुके होगे इंडियन पॉलिटी में तो आप संविधान सभा को अच्छे से फील कर पाओगे जब मैं आखिरी में पढ़ाऊंगा। मैं हमेशा पॉलिटी में पहले सारे चैप्टर कराता हूँ, अंत में संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करवा रहा होता हूँ, अंत में कराता हूँ एकदम, ठीक है। तो संविधान सभा को सबसे आखिरी में पढ़ेंगे। पहले जो मुख्य मुख्य चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे उठते हैं और जो आते ही आते हैं उनको करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग कर रहे होंगे प्रियम्बल, प्रस्तावना, ठीक। फिर से मैं कह रहा हूँ आप प्रेजुडिस में ना रहें, पूर्वाग्रह में ना रहें कि नहीं इंडियन पॉलिटी हम तभी शुरू करेंगे जब संविधान सभा से शुरुआत होगी। संविधान बना कैसे पहले हमें ये जानना है, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो हमें पेपर देना है, मैं हर बार कहता हूँ पीएचडी नहीं करनी, पेपर देना है और निकालना है। शुरुआत जहां से मैं कर रहा हूँ वहां से आप करो, वहां से आपको पूरा पूरा समझ में आएगा, ठीक। तो जो पहला चैप्टर है वो हम लोगों का प्रियम्बल है, प्रस्तावना। तो जब भी संविधान को अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको उसका आइडेंटिटी कार्ड, प्रियम्बल को कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रवेश पत्र है, परिचय पत्र है ये संविधान का। तो ये आइडेंटिटी कार्ड सबसे पहले, ये जो किसी भी संविधान की शुरुआत में सबसे पहले प्रस्तावना का होना, इसकी शुरुआत अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हुई, ठीक है। तो एक तरीके से अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कहाँ से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए, एक मिनट रुकिएगा बस, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत के संविधान में प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया तो आप कहेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक। तो संविधान के शुरू में प्रियम्बल से शुरुआत होना, संविधान की शुरुआत प्रियम्बल प्रस्तावना से होना, सबसे पहले आप प्रस्तावना पढ़ेंगे। इसलिए प्रस्तावना को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का परिचय पत्र भी कहते हैं। तो दो पॉइंट मैंने आपको बताया, पहला इसे कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर वन। दूसरा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इसको हमने लिया हुआ है इस कॉन्सेप्ट को कि संविधान की शुरुआत प्रियम्बल से होगी, प्रस्तावना से पहले पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट जो बहुत बार पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि बताइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो किस देश से ली गई, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। तो तीन पॉइंट मैंने आपको मुख्य मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु बता दिए शुरुआत में, ठीक। तो जब भी हम प्रस्तावना को पढ़ रहे होते हैं तो तीन बातें, एक दो बातें जो शुरुआत में हमें पता होनी चाहिए। वो पहली ये कि देखिए जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आया गया, वही बाद में चल के भारत की प्रियम्बल बन गया कुछ हद तक, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की डेट मैंने आपको बताई 13 दिसंबर 1946। तो जब संविधान सभा पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, उसके बाद 11 दिसंबर को बैठक हुई, फिर 13 दिसंबर को बैठक हुई। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य का लेकर आई गई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आया गया, वही बाद में चल के भारत के संविधान की प्रस्तावना बन गया, ठीक है। तो 13 दिसंबर वाली डेट आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि संविधान सभा के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया हुआ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को अधिग्रह एडॉप्ट कर लिया गया। 22 ऑफ जनवरी 1947 को एडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। ये इस चीज को याद रखिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि ये पूछता है। 1947 को एडॉप्ट कर लिया गया। जो रेजोल्यूशन लेकर आया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में, वह संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को एडॉप्ट कर लिया गया, ठीक। तो अब तक मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए, ठीक। पहला बताया कि इसे कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा पॉइंट बताया कि ये कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया, ये प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट, ये संविधान की शुरुआत प्रियम्बल से होगी। तीसरा बताया कि प्रियम्बल की जो लैंग्वेज ली गई वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई।
चौथा बताया मैंने आपका कि 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो बाद में चल के हमारी प्रस्तावना बन गई। चौथा मैंने आपको बताया कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे संविधान सभा के अंदर, वो है संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर ली गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट जो एकदम सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, उनको आपको याद रखना है। अभी तक मैंने प्रियम्बल का जो प्रियम्बल की आवश्यकता है उसकी शुरुआत नहीं करी, अभी तो मैं फैक्ट पे चल रहा हूँ जो इससे रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं शुरुआत में। ठीक, अब शुरुआत कर रहे हैं प्रियम्बल को। तो दोनों तरीके की प्रियम्बल मैंने इंग्लिश में भी रखा हुआ है, हिंदी में भी रखा हुआ है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही दिख रहा है हमको, हिंदी में भी इंग्लिश में भी है। तो देखो, प्रियम्बल को जब भी पढ़ा जाता है तो हमेशा प्रियम्बल को 4 भागों में तोड़ कर पढ़ा जाता है। 4 भागों में कैसे तोड़ते हैं? 4 भागों में हम लोग इसको तोड़ेंगे, 4 भागों में तोड़ के पढ़ेंगे। पहला भाग क्या होगा? पहला भाग कहता है इसका सोर्स ऑफ अथॉरिटी, शक्ति के स्रोत कौन है। दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ द स्टेट, राज्य की प्रकृति कैसी है। तीसरा भाग में हम लोग पढ़ते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उद्देश्य क्या है। और चौथा भाग हम लोग पढ़ते हैं कि इसका एडॉप्शन, अधिग्रहण कब हुआ, अधिनियमन कब हुआ, अंगीकार कब हुआ। ये सब बातें हम लोग करेंगे। ये प्रियम्बल जो हम लोग पढ़ते हैं तो हम 4 भागों में प्रियम्बल को तोड़ के पढ़ते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जो ये आप प्रियम्बल पढ़ रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो प्रियम्बल हम पढ़ते हैं इसको हम 4 भागों में तोड़ के, 4 कंपोनेंट हैं हमारी प्रस्तावना के, 4 घटक हैं। पहला घटक कौन सा है? पहला घटक कहता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। पहला घटक प्रियम्बल का बताता है कि शक्ति के स्रोत भारत में कौन है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि भारत में शक्ति के स्रोत, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है। दूसरा घटक, दूसरा कंपोनेंट कहता है उसका नेचर ऑफ द स्टेट। प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है कि भारत, नेचर ऑफ द स्टेट, राज्य। भारत मतलब जब भी मैं राज्य बोल रहा हूँ तो मैं भारत की, मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप में राज्य का मतलब देश होता है। तो राज्य की प्रकृति, भारत देश की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, ये प्रियम्बल बताती है। तीसरा कंपोनेंट होता है जो कहता है कि संविधान का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेजोल्यूशन, संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान का उद्देश्य क्या है ये प्रियम्बल प्रस्तावना में आपको दिखता है, पढ़ लोगे आप। ये हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय प्रदान करना, स्वतंत्रता प्रदान करना, समानता प्रदान करना, बंधुत्ववाद देना, ये हमारे संविधान का उद्देश्य है। और चौथा कंपोनेंट है प्रियम्बल का जो हमें बताता है कि संविधान सभा के द्वारा इस संविधान को कब अडॉप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया, ये बातें हमको दिखाई देंगी इस प्रस्तावना के सबसे आखिरी में, जो इसका आखिरी कंपोनेंट, आखिरी घटक है। ठीक, तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना कि पहला घटक है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, शक्ति का स्रोत। दूसरा घटक है नेचर ऑफ द स्टेट, राज्य की प्रकृति। तीसरा घटक है कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव, संविधान का उद्देश्य। और चौथा घटक है अधिग्रहण कब हुआ, इसका अधिनियमन कब हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला घटक देखते हैं। जब आप प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो आप प्रियम्बल को हमेशा इसी प्रकार से पढ़ेंगे। पहला घटक आपको दिखाई दे रहा होगा सोर्स ऑफ अथॉरिटी, भारत में मतलब शक्ति का स्रोत कौन है। शक्ति के स्रोत, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, तो हमको पता लग जाएगा कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है। तो लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। प्रियम्बल बता रही है आपको शक्ति के सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, तो आप कहोगे सोर्स ऑफ अथॉरिटी भारत में कौन है, हम भारत के लोग। आप कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मैं कहूंगा क्योंकि भारत के लोगों के द्वारा ही सब कुछ होता है। ठीक, प्राइम मिनिस्टर हम ही तो हैं, हमारे बीच में से तो है। प्रेसिडेंट हमारे बीच में से ही है। चीफ मिनिस्टर हमारे बीच में से ही है। गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, अटॉर्नी जनरल, जो भी आपको बड़े बड़े पद समझ में आ रहे हैं, छोटे छोटे पद समझ में आ रहे हैं, कुछ भी समझ में आ रहा है, सब कुछ हमारे बीच में से ही है। और हम ही उनको चुन के भेज रहे हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से भेजते हो, चाहे हम अप्रत्यक्ष रूप से भेज रहे हो। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम ही उनको चूज करके भेज रहे हैं। ठीक है, तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग शक्ति के स्रोत है। पहला घटक कंप्लीट। दूसरा घटक जो प्रियम्बल का जो कहता है नेचर ऑफ द स्टेट, कंपोनेंट बताता है कि भारत राज्य की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है हमारे देश का। तो हमारे देश का नेचर कैसा है, हमारे देश का नेचर है सो से डर। सो से डर मतलब सॉवरेन, संप्रभुत्व हैं हम, सोशल सामाजिक हैं हम, सेकुलर पंथ निरपेक्ष हैं हम, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ठीक है, लोकतांत्रिक है और गणतंत्र है। तो सबसे पहले मैं फिर से बताता हूं कि सबसे पहले हम लोग क्या है, लिखा हुआ है सॉवरेन है, संप्रभुत्ववाद की बात करते हैं हम लोग, सोशलिस्ट हैं, सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं और रिपब्लिक हैं। ये हमारे 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 राज्य की प्रकृति 5 प्रकार की है हमारी। सो से डर। तो आप बोलेंगे सो से डर क्यों बोला, तो मैं कहूंगा कि क्योंकि कई बार एग्जाम में सीक्वेंस पूछ लेता है
कि बताइए प्रस्तावना में भारत की प्रकृति का सीक्वेंस क्रम क्या दिया हुआ है, राज्य की प्रकृति का क्रम क्या दिया हुआ है। तो राज्य की प्रकृति का क्रम है सॉवरेन, सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, सॉवरेन सोशल लिखा हुआ है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ठीक है, ये क्रम हमारा दिया हुआ है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, आप सो से डर और कम से कम इन शब्दों को कि हाँ सो से सॉवरेन है, इतना तो इंग्लिश में हिंदी मीडियम वालों को पता होगा। सो से सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, इतना तो कम से कम याद, इतने कुछ शब्द हैं जो आपको आपके पास होने चाहिए। इसमें इंग्लिश हिंदी का फर्क नहीं कर सकते आप जल्दी। ठीक, सॉवरेन मतलब अब ये सब चर्चा जब करेंगे तो बहुत डीपली जाके जब अपर का पढ़ेंगे तब करेंगे कि सॉवरेन का मतलब क्या है, लेकिन मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। सॉवरेन का मतलब होता है कि भारत के आंतरिक मामलों के अंतर्गत कोई भी बाहरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है, अमेरिका बोलेगा कि कश्मीर का मुद्दे पे हम बोलना चाहते हैं तो भारत कह देगा चुप रहो, तुम्हारी बातें हमें नहीं सुननी, कि हम संप्रभुत्व हैं। ठीक है, हम सॉवरेन नेशन है। ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर, सोशलिज्म में भी आप देखते हो कि अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करी जाती है। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, तो जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि समाजवाद का तात्पर्य सोशलिज्म क्या चीज है। ठीक है, सोशलिज्म का तात्पर्य क्या है। ठीक, सेकुलर सोशलिज्म का मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सोर्स ऑफ इनकम विल बी रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। जो आपका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और सोर्स ऑफ इनकम है वह राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। ठीक, लेकिन क्योंकि हमारा जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, यही कारण है कि हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी की मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारी इसीलिए है क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ठीक, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब यहाँ पर पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिर्फ पब्लिक, सिर्फ गवर्नमेंट का टेक नहीं है, प्राइवेट भी हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, प्राइवेट कंपनीज भी हैं। सिर्फ गवर्नमेंट ही रेगुलेशन नहीं कर रही बैठ के हर चीज में। ठीक, नंबर थर्ड, सेकुलर का मतलब पंथ निरपेक्ष है। याद रखिए, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में फर्क होता है। धर्म निरपेक्ष का मतलब धर्म के 16 लक्षण बताए गए हैं, इनसे निरपेक्षता कही जा रही है। और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है पंथ से निरपेक्षता। पंथ का मतलब होता है एक ऐसा जिसकी अपनी एक कोई किताब होगी। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिमों का कुरान है, बाइबल है, और गीता रामायण की बात करेंगे तब उनका अपना एक कोई पवित्र स्थान होगा जहां पर जाके वो यात्रा करना चाहते हैं। मक्का मदीना हो गया, हमारा 4 धाम हो गया। ठीक है, अन्य लोगों का अन्य जगह का होगा, वहाँ वहाँ जाना है, चर्च जाएंगे, वरना ऐसा कुछ नहीं होगा, पवित्र स्थान होगा। उनका कोई एक धार्मिक गुरु होगा। ऐसे पंथ, पंथ का मतलब ये होगा, पंथ का मतलब होता है कि उनके पास ये कंपोनेंट होने चाहिए। ठीक, धर्म के तो 16 लक्षण बताए गए, तो हम पंथ निरपेक्ष की बातें करते हैं कि हम किसी भी पंथ को फॉलो नहीं करते। हमारे भारत सेकुलर का सीधा सा मीनिंग है दैट इंडिया हैज नो रिलीजन। भारत का कोई भी धर्म नहीं है। इंडिया हैज नो रिलीजन, भारत का कोई भी धर्म नहीं है। दो, आर्टिकल 25 कुछ अलग बातें करता है, लेकिन भारत का सेकुलर होने का मीनिंग सीधा सा है कि इंडिया हैज नो रिलीजन, भारत का कोई भी धर्म नहीं। ये क्वेश्चन आता है इसलिए ध्यान दीजिएगा, पूछ लेगा आपसे कि सेकुलर का मीनिंग क्या है, तो सेकुलर का सीधा सा मीनिंग है कि इंडिया हैज नो रिलीजन, भारत का कोई भी धर्म नहीं है। ठीक, इसके बाद डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं कि लोकतंत्र है, हम लोगों का तंत्र है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों से, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो ये लोकतंत्र है। बस ये याद हमेशा रखना है हम लोगों को कि हमारा लोकतंत्र प्योर डेमोक्रेसी नहीं है। हमारी प्योर डेमोक्रेसी अगर होती तो ये मैं बार बार बोलता हूँ कि हम प्योर डेमोक्रेसी नहीं है। प्योर डेमोक्रेसी हम क्यों नहीं है, क्योंकि हम फॉलो करते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, खंबा छुओ प्रतियोगिता, जिसने पहले खंबा छू लिया, जिसने उस पोल को पार कर दिया वही सबसे पहले जीतेगा। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को क्योंकि हम फॉलो करते हैं इसलिए हम प्योर डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक, नंबर 4 लिखा हुआ रिपब्लिक, गणतंत्र की बात क्या होती है। रिपब्लिक गणतंत्र का क्या मतलब होता है, तो याद रखिएगा रिपब्लिक का मीनिंग, गणतंत्र का मतलब होता है दैट हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल। गणतंत्र का मतलब है कि उस राज्य के मुखिया का चुनाव, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी मैं राज्य बोलता हूँ इसका मतलब मैं देश की चर्चा कर रहा हूँ अभी, उस राज्य के मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। अगर ऐसी प्रॉपर्टी को वह राज्य फॉलो करता है तो वह एक गणतंत्र कहलाएगा, उसे रिपब्लिक कहते हैं। ठीक, तो हमारे भारत देश में राज्य का मुखिया, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, तो प्रेसिडेंट। ठीक,
दो ही इज नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, उनके पास पावर कुछ भी नहीं है। घर में आप जब रहते हैं तो आपके पिताजी मुखिया होते हैं, लेकिन पावर किसके पास में होती है? प्रधानमंत्री, मम्मी के पास में, है ना। मम्मी के पास में सारी पावर है, मम्मी के पास में। पापा राष्ट्रपति हैं घर में, मुखिया पापा ही हैं। तो प्रेसिडेंट हमारे मुखिया हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, लेकिन पावर कहाँ पे लाई कर रही है? प्राइम मिनिस्टर के पास में। और इनकी एडवाइस पर भी, टीवी खरीदनी है इनकी एडवाइस पर ही ये काम करेंगे, एडवाइस इनकी जाएगी हमेशा। ठीक है ना। और इनके अपने नीचे भी सहायक मंत्री हैं, सारे बच्चे लगे हुए हैं साथ में, ठीक है ना। तो ये समझेंगे इस चीज को। तो समझिए इस चीज को कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। गणतंत्र का मतलब होता है कि दैट हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमारी मोनार्की नहीं है ना। हम वंशवाद की बातें नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि रामनाथ कोविंद जी आज राष्ट्रपति बन गए, कल को उनका बच्चा राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट का चुनाव होता है। कैसे होता है? या तो डायरेक्ट रूप से होता है या फिर इनडायरेक्ट रूप से होता है। तो हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि हम वास्तविकता में उस चुनाव में वोट देने नहीं जाते। राष्ट्रपति के चुनाव में आप वोट देने नहीं जाते, आप प्रधानमंत्री के चुनाव में भी वोट देने नहीं जाते। हो सकता है इस चीज को सुनने के बाद कुछ लोग बड़ा वो हो जाएं, दिग्भ्रमित से हो जाएं कि अरे ऐसे कैसे, हम तो प्रधान मोदी को तो हमने चुना। तो आपने मोदी को एज अ बीजेपी का कैंडिडेट चुना है, ठीक। वो बात अलग है कि वो प्राइम मिनिस्टर का एक चेहरा है, अपनी पार्टी के लीडर हो गए, बाद में उनको नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हुआ, अपॉइंटमेंट किया गया, है ना। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, इलेक्टेड नहीं होता। नंबर थर्ड, ये तो हम लोगों ने बात कर ली, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात कर ली। क्या मतलब क्या होता है पूछ लीजिए। अगर आपसे पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिपब्लिक, तो आप बोलेंगे रिपब्लिक मींस दैट हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। गणतंत्र का मतलब है कि उस राज्य के मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, क्योंकि भारत में राज्य के मुखिया का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, इसलिए भारत एक गणतंत्र है, रिपब्लिक नेशन है, ठीक। इसके बाद आपको दिखता है कि नंबर थर्ड कंपोनेंट, मैंने आपको पहला कंपोनेंट बताया सोर्स ऑफ अथॉरिटी वी द पीपल, दूसरा कंपोनेंट बताया मैंने आपको नेचर ऑफ द स्टेट, सॉवरेन सोशल सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और तीसरा कंपोनेंट है इस प्रियम्बल का जो कहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उद्देश्य। तो संविधान का उद्देश्य है जलेबी खाना, जलेबी फाफड़ा, जलेबी खाना। तो जलेबी की स्पेलिंग मैंने जलेफी लिख दी, जलेबी की स्पेलिंग मैंने जलेफी लिख दी। अच्छा, इस स्पेलिंग लिखने से एक चीज मुझे याद आ गई कि कल के रिव्यू ऑफिसर के सिलेबस के दौरान मैंने शायद रिव्यू ऑफिसर के एक ड्राफ्टिंग के पेपर में मैंने ड्राफ्टिंग के क्वेश्चन को 120 मार्क्स का बता दिया, ठीक। वो 100 मार्क्स का है, 120 मार्क्स का नहीं, वो 100 मार्क्स का है। अगर आप उसको जो साइड में, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 नंबर की सारणी आती है और 8 नंबर के 3 वो लेटर आते हैं, 24 नंबर का, फिर 10 नंबर का, ये उसको आपको जोड़ेंगे तो आपको 100 मार्क्स ही आएगा, ठीक। 120 नहीं है वो। तो इसलिए उसमें आपको उसको आप खुद से जोड़ के देख लेते हैं, क्योंकि जब हमको पीपीटी मिल रही होती है तो हम उतना मतलब हमको मार्क्स पे हम उतना फोकस नहीं कर रहे होते, हम तो कंटेंट पे फोकस कर रहे होते हैं कि हाँ ये सारणी आने वाली है, पत्र लेखन आने वाला है, ये 5 हिंदी तो इंग्लिश, इंग्लिश तो हिंदी मुहावरे आएंगे, कंप्यूटर का ज्ञान पूछा जाएगा, इतने उस कंटेंट पे ज़्यादा फोकस हो रहा होता है, मार्क्स पे इतना ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तो पीपीटी में शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने जो लिखा वो मैंने पढ़ दिया कि हाँ ये मार्क्स होगा, ध्यान ही नहीं दिया गया। तो उसको आप सही कर लीजिएगा, वो 100 मार्क्स का कुछ, हाँ 120 नहीं होगा, हिंदी ड्राफ्टिंग 100 मार्क्स का होगा। तो कुछ लोग बड़ा दिल पे ले गए, अरे ऐसे कैसे, हम नहीं बताएंगे। तो ये जलेफी है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उद्देश्य जलेफी है। जलेफी से क्या है? जे से जस्टिस, एल से लिबर्टी, ई से इक्वलिटी, एफ से फ्रेटर्निटी, आई से इंटीग्रिटी। जस्टिस मतलब न्याय की बात करता है हमारा संविधान। कैसा जस्टिस की बात करता है? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। कैसे न्याय की बात करता है? सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल, राजनीतिक। ये आपको दिख रहा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। कौन कर रहा है? संविधान का उद्देश्य है आपको न्याय देना। कैसा न्याय देना? सामाजिक न्याय देना, आर्थिक न्याय देना, राजनीतिक न्याय देना, सामाजिक न्याय देना, आर्थिक न्याय देना। तो कितने प्रकार की न्याय की बात करती है प्रेम्बल? 3 तरह के जस्टिस की बात कर रही है। संविधान के उद्देश्य के अंतर्गत, संविधान का उद्देश्य है आपको स्वतंत्रता प्रदान करना। कैसा स्वतंत्रता प्रदान करना? विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो मनारा बोल रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन तो लगेगा। विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, है ना। देख रहे हैं आप, लिबर्टी आपको मिली किस बात की? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो कितने तरह की आपको दिख रही है स्वतंत्रता?
5 तरीके की, काउंट करिए 1 2 3 4 5। और इक्वलिटी, कैसे इक्वलिटी की, समता की बात कर रहा है तो वो इस प्रकार की समता की बात करता है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इन दो तरह की समता की बात संविधान का उद्देश्य है, ये आपको समता देना, कैसी, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समानता। ठीक है, ये कितने प्रकार की है, दो तरह की समता की बात की गई है आपके प्रियम्बल में। अब समता समानता फर्क क्या है, ये आपको अभी रिव्यू ऑफिसर में इतना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि बताइए, पहला क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है कि बताइए संविधान का उद्देश्य, कितने प्रकार का उद्देश्य है संविधान में, तो आप कहेंगे जलेफी, जलेबी, जलेफी, जलेबी, जलेफी। क्या उद्देश्य है, जस्टिस प्रोवाइड करना, लिबर्टी प्रोवाइड करना, इक्वलिटी प्रोवाइड करना, फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करना और इंटीग्रिटी की बातें करना। ये हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताइए संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, समानता और स्वतंत्रता की बात की गई है, तो आप बोलेंगे 3 2 5। मैंने बोला न्याय, समानता और स्वतंत्रता। अगर मैं बोलता न्याय, स्वतंत्रता और समानता तो मैं बोलता 3 5 और 2। ठीक, ये आपको अपने आप में आइडेंटिफाई करना है कि वो किस प्रकार से पूछ रहा है। अगर उसने बोला कि बताइए भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता, न्याय और समानता की बात की गई है, तो आप बोलेंगे 5 तरह की स्वतंत्रता है, 3 तरह के न्याय की बात की गई है और 2 तरह की समता की बात की गई है। 5 3 2। तो ये आप अपने क्वेश्चन में ढूंढ लेंगे किस प्रकार से क्या पूछना चाह रहा है। ठीक, क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट प्रोबेबली शायद पीसीएस 2018 में आया हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली शायद पीसीएस के प्री 2018 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अब ये किस प्रकार से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हम लोग जब फंडामेंटल राइट पढ़ रहे होंगे तब हम इसको जानेंगे, कैसे स्वतंत्रता की बात कर रहा है, कैसे समता की बात करता है, समानता में इक्वल अपॉर्चुनिटी और स्टेटस की बात किस प्रकार से कर रहा है, जस्टिस की बातें कैसे कर रहा है। तो ये जब ऊपर धीमे धीमे बढ़ेंगे तो हम पहुंचेंगे इवन 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जाएंगे, तो हम राजनीतिक जस्टिस, न्याय की बात भी कर रहे होंगे किसी प्रकार से, तो वहां पे भी हम जानेंगे चीजों को। लेकिन अभी तो प्रियम्बल का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जितना बेसिक हमको पता होना चाहिए प्रियम्बल से संबंधित उतनी चर्चा कर रहे हैं। फिर से बोलता हूँ, पहला कंपोनेंट मैंने आपसे बोला सोर्स ऑफ अथॉरिटी, वी द पीपल। दूसरा कंपोनेंट मैंने आपसे बोला नेचर ऑफ द स्टेट, भारत की प्रकृति, 5 तरह की प्रकृति हमारी क्या है, सो से डर, सॉवरेन, सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक, तीसरा मैंने आपको बोला नेचर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उद्देश्य क्या है, तो संविधान का उद्देश्य है जलेफी खाना। जलेफी क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी। उनके बारे में मैंने आपसे चर्चा कर दी कि जस्टिस 3 तरह की बात करता है, लिबर्टी 5 तरीके की बात करता है, इक्वलिटी 2 तरह की बात करता है, 2 तरह की इक्वलिटी की बात की गई। ठीक, और अंतिम कंपोनेंट, चौथा कंपोनेंट जो कहता है वो कहता है एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अधिग्रहण कब किया गया, अडॉप्ट कब किया गया संविधान को, अधिनियमित, इनेक्टमेंट कब किया गया, अधिनियमित कब किया गया। ये 2 शब्द बड़ा याद करके रखिए, एडॉप्शन और इनेक्टमेंट। अधिनियमित कब किया गया, अधिग्रहण कब किया गया। तो संविधान सभा को अधिनियमित और अधिग्रहण करने की डेट है 26 नवंबर 1949। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, जनवरी 26 जनवरी 1950 से लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर ये डेट हमें आती है, ये डेट नहीं है। जब आपका संविधान सभा के द्वारा उस संविधान को खुद अधिग्रहित, मतलब खुद ग्रहण किया गया, अधिनियमित, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, वह डेट है 26 नवंबर 1949। तो मैं जनरली यहाँ पर एक कहानी सुनाता रहता हूँ, जल्दी सुना देता हूँ ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो पाए, जल्दी जल्दी से। यूट्यूब में एक फीचर होता है जहाँ पर आप इसकी स्पीड को 1.5x या 1.75x तक बढ़ा सकते हैं। तो स्पीड में सुनिए उसको, अगर आप रिपीटर हैं, रिवीजन कर रहे हैं तो स्पीड में सुनिए, अगर आप नए हैं तो आप आराम से सुनिए, तब स्पीड में बढ़ाइएगा। तो कहानी इस प्रकार से थी कि स्वामी विवेकानंद के पास एक महिला पहुंची अपने बच्चे को लेकर, मैं कहानी यही वाली बार सुना देता हूँ। और उस बच्चे को लेकर जब पहुंची तो महिला स्वामी जी से बोली कि स्वामी जी मेरा बच्चा मिठाई बहुत खाता है। तो स्वामी जी ने माँ से बोला कि हे माँ, और माँ बहुत लंबी दूरी तय करके आई है, बहुत लंबी दूरी तय करके आई है। तो माँ, स्वामी जी ने जब माँ से कहा, स्वामी जी ने माँ से कहा कि हे माँ आप 7 दिन बाद आना। तो बच्चे को लेकर माँ चली गई वापस। 7 दिन बाद नदी पार करके बहुत दूरी से माँ फिर से आई स्वामी जी के पास। स्वामी जी बैठे हुए हैं, स्वामी जी से माँ ने बोला कि आपने कहा था कि 7 दिन बाद इस बच्चे को लेकर आना, मैं 7 दिन बाद इस बच्चे को लेकर आई हूँ, ये मिठाई बहुत खाता है।
तो स्वामी जी ने बच्चे से क्या बोला? स्वामी जी ने बच्चे से बोला कि देखो बेटा, मिठाई मत खाया करो, दांत में कीड़े लग जाएंगे। बस इतनी सी बात बोली। माँ को गुस्सा आ गया कि अरे 7 दिन, अगर इतनी एक लाइन बोलनी तो 7 दिन पहले बोल दिए होते, अभी क्यों बोल रहे हो? 7 दिन बाद यही लाइन, इतनी दूर से मैं आई हूँ, चल चला के टाइम काम वाम छोड़ के अपने। तो माँ से रहा नहीं गया, माँ ने स्वामी जी से पूछ लिया कि आपको अगर यही लाइन कहनी थी तो आपने 7 दिन पहले क्यों नहीं कह दी? तो स्वामी जी ने बोला कि माँ, मैं आज से 7 दिन पहले खुद बहुत सारी मिठाई खाता था, क्योंकि मैं खुद मिठाई खाता था तो मैं इनको क्या कहता। तो मैंने पहले खुद मिठाई छोड़ना, इस आदत को ग्रहण किया, खुद ग्रहण किया, उसके बाद अब इस बच्चे को दे दे रहा हूँ। यही संविधान सभा ने किया। संविधान सभा के अंतर्गत जो लोग थे, उन लोगों ने अपने प्रयासों के द्वारा संविधान को बनाया, उनके प्रयास से संविधान बना। तो उन संविधान सभा के लोगों के द्वारा जब संविधान बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, तो सबसे पहले उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस संविधान को खुद ग्रहण किया, उस संविधान का खुद अडॉप्ट किया, इनेक्टमेंट किया, खुद लिया पहले। और जब खुद कर लिया तो उसके बाद भारत के लोगों को दे दिया। तो वो जो भारत के लोगों को इन्फोर्समेंट डेट है वो है 26 जनवरी 1950, जबकि खुद जो एडॉप्शन और इनेक्टमेंट की डेट है वो 26 नवंबर 1949 है। ठीक, ये मैं कहानी इसलिए सुना देता हूँ ताकि आपके दिमाग में 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 से संबंधित कोई भी दिक्कत ना हो। ध्यान रखिए कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल थी उसमें आपको कुछ शब्द नहीं दिखाई देंगे। उसका कारण ये है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, फिर से बोल रहा हूँ, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा 3 शब्दों को प्रियम्बल में जोड़ दिया गया। कौन से 3 शब्द थे? ISS, ठीक, इंटीग्रिटी को जोड़ा गया, सोशलिस्ट को जोड़ा गया और सेकुलर। इन 3 शब्दों को, अखंडता को, समाजवाद को और पंथ निरपेक्ष को, इन 3 शब्दों को जोड़ दिया गया भारत के संविधान की प्रस्तावना में। तो आपसे पूछ सकता है, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? इनमें से कौन सा शब्द भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, या किस शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया या जोड़ा गया? तो मैंने आपको 3 शब्द बताए गए। यहाँ क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा नया मॉडिफिकेशन में पूछेगा कि बताइए भारत की प्रस्तावना कितनी बार संशोधित हुई? तो आप बोलेंगे 1 बार संशोधित हुई है। और वो 1 बार कब संशोधित हुई है? 42वें संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक, एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है वो इस प्रकार से कि क्या इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो उसमें एक स्टेटमेंट लिख देगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन करना संभव नहीं है। पहला स्टेटमेंट लिख देगा। दूसरा स्टेटमेंट लिख देगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना जस्टिसेबल नेचर की है, इसके आधार पर जस्टिस लिया जा सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ध्यान रखिए, जब मैं कह रहा हूं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया है प्रस्तावना में, इसका मतलब है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन संभव है। संशोधन संभव है, संशोधन अमेंडमेंट हो सकता है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जस्टिसेबल नेचर की नहीं है, न्यायोचित, आप इसके आधार पर न्याय नहीं ले सकते कि हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है समता में प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की, हम तो करेंगे, अब न्याय चाहिए हमको, तो आर्टिकल 32 एक्टिव करो। चलो, तो आर्टिकल 32 क्या है, इसकी बात जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। जितने शब्द आप अभी तक जो मैं बोल रहा हूँ उनको जहां तक गेन कर पा रहे हैं वहां तक गेन करिए। जहां पे आपको लग रहा है कि नहीं ये लोड वाली चीज है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए। ये पॉलिटी जब तक खत्म हो रही होगी तब तक आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा, सब चीजें कहीं ना कहीं से लिंक होती चली जाएंगी। ठीक, तो मैंने फिर से बोला एक पॉइंट नया कि संविधान संशोधन 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा संविधान में संशोधन, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, संविधान में संशोधन किया गया। इवन तो बहुत सारे संशोधन 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इतने सारे अमेंडमेंट कर दिए गए कि आप इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इवन कह देते हैं, आप इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं। लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है 42वें संविधान संशोधन को। बहुत सारे चेंजेस किए गए। केशवानंद भारती केस की बात करेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 42वें संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए, ISS, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेकुलर, ये 3 शब्द जोड़े गए। ठीक,
संविधान के अंदर प्रस्तावना के अंदर संशोधन कितनी बार हुआ है, तो एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। प्लस ये याद रखिए कि केशवानंद भारती केस का संबंध संविधान में प्रस्तावना के अंतर्गत केशवानंद भारती का भी संबंध है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप प्रस्तावना के अंदर संशोधन करने में सक्षम, पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ वह मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ना चाहिए। वह संशोधन जो आप करेंगे वह अगर संविधान की आत्मा को छेड़ रहा होगा तो हम इसको नल एंड वाइड करार दे देंगे। अब यह बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी क्या है, तो जब हम केशवानंद भारती केस पढ़ेंगे तब समझेंगे व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ठीक है, जब हम केशवानंद भारती केस पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। तो मैंने जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते थे वो सारे आपको प्रियम्बल के बता दिए। इससे बाहर आपके आरओ के एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक, इससे बाहर आपके आरओ के एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछेगा। इवन अगर पीसीएस अपर की बात करूं 2021 की, तो भी प्रियम्बल में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछता। हाँ, कुछ शब्दों को मैंने बहुत ज्यादा एलोबोरेट नहीं किया है, वो उनको मैं जब पॉलिटी पीसीएस अपर के लिए पढ़ाऊंगा तो एलोबोरेट कर दूंगा कि इनमें क्या मीनिंग है, क्या अंतर है, समता समानता क्या चीज होती है, अभिव्यक्ति के अंतर्गत लिबर्टी क्या चीज है, सब बातें वहां करेंगे। अभी नहीं, अभी तो आपको एकदम बेसिक जो जानना था वो आपके लिए हो चुका है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए। ये पहला वीडियो है आपका पॉलिटी का, कल आएगा फिर अब दूसरा। धीमे धीमे चलते चले जाएंगे, अब धीमे धीमे स्पीड बढ़ेगी। आज मैं थोड़ा धीमे था, उसका कारण था कि पहला वीडियो है अभी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सारी लिंक दे दूंगा कि किस प्रकार से आपको चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेड ग्रुप का क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दे दूंगा, वहां से आप पता कर सकते हैं। और आरओ 2021 का ये लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 है, इंडियन पॉलिटी से हम लोगों ने शुरुआत की है। पहले पॉलिटी खत्म करेंगे, शाम को अपर 2021 के लिए मॉडर्न इंडिया की क्लास, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास शुरुआत होगी। और मॉडर्न इंडिया जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम थोड़ा पीछे से पढ़ेंगे, हम थोड़ा पीछे से होते हुए आएंगे। हम मुगलों के विघटन से शुरुआत करेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे, हल्का सा चीजों को देखेंगे कि मुगलों का विघटन क्यों हुआ। और थोड़ा पीछे से जाएंगे तो हम लोग पुर्तगाल से स्टार्ट करेंगे कि इन्वेजन, पुर्तगालों का मतलब शुरुआत भारत में किस प्रकार से आने हुई, 1600 में कौन आया। उसके बाद डच की बात करेंगे, उसके बाद इंग्लिश की बात करेंगे। और जब इंग्लिश की बात कर रहे होंगे तब हम वहां पर इंग्लिश में बात करते करते वहां पर हम चर्चा करेंगे, करनाल युद्ध की बातें करेंगे, प्लासी का युद्ध की बातें, सब चर्चाएं करेंगे, वहां पे करेंगे। ठीक, तो अभी हम जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे थोड़ा पीछे से आते हुए चलेंगे। मॉडर्न इंडिया 1857 से स्टार्ट नहीं करेंगे, पीछे से आते हुए जाएंगे। तो शाम को अपर 2021 के लिए मॉडर्न इंडिया की क्लास होगी, जिसमें कई सारे नए तथ्य आपको जानने को मिलेंगे कि लंपट मूर्ख किसे कहा गया, या किसे कहा गया रंगीला, किसे कहा गया, किसे कहा गया कि घृणित कायर कहा गया किसी को, किसी के लिए कहा गया कि एकदम बिल्कुल ही हरम की स्थापना उसने इस तरह, उसने हरम का विस्तार इस प्रकार से कर दिया, अय्याशियों में इतना डूबा रहा कि मुगल सत्ता एक पूर्ण रूप से विघटित हो गई उसके टाइम तक आते आते। कौन सैयद बंधु थे, सैयद बंधु की क्या पॉलिसी, किंग मेकर क्यों कहा गया उनको, ये सब चीजें वहां पे आज शाम के टाइम में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। जिंदा पीर कौन था, किसने धर्मांधता की नीति, मतलब धर्म के पीछे इतना अंधा हो गया कि उसने अपने राज्य का ही विघटन कर दिया। साउथ इंडिया की तरफ क्यों भाग रहा था कोई, क्या कारण थे साउथ इंडिया को लूटने के लिए, इतना तत्पर क्यों था कोई। तो ये सब बातें शाम के टाइम में मॉडर्न इंडिया में की जाएंगी, वहां से शुरुआत करेंगे मॉडर्न इंडिया। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, ज़्यादा अच्छा है।